आज हम देखेंगे सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति और उसका क्षेत्र। पिछले वीडियो में हमने देखा था सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और उसके उद्देश्य क्या थे। आज हम प्रकृति और क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो सामाजिक मानवशास्त्र की अगर हम प्रकृति की बात करें तो हम कहते हैं कि जब भी किसी भी विषय की प्रकृति को अगर हमें जानना है या देखना है तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि वह विज्ञान है अथवा नहीं है। तो सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति को भी हम इसी आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि यह विज्ञान है अथवा नहीं है। कार्ल पियर्सन ने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि विषय सामग्री में। अर्थात विज्ञान से तात्पर्य एक विशेष पद्धति से है, विषय सामग्री से नहीं है। हर विषय की सामग्री अपनी अलग हो सकती है, लेकिन उसको अध्ययन करने का जो पद्धति है वह पद्धति सभी की एक जैसी होनी चाहिए। तो हम उस आधार पर इसकी बातचीत करते हैं। सामान्य रूप में कहें तो विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक विज्ञान है। इस प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम प्रकृति के अंतर्गत जो चीज़ें हैं, अर्थात पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो हम उसको प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे प्रकार का विज्ञान है सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंसेस, अर्थात समाज से जुड़े हुए जो विषय हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन जब किया जाता है तो हम उसे सोशल साइंसेस कहते हैं या समाज विज्ञान कहते हैं। तो सामाजिक मानवशास्त्र इसी दूसरे प्रकार का विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। विज्ञान की विशेषताएं और सामाजिक मानवशास्त्र। विज्ञान की जहोदा ने 4 विशेषताएं प्रस्तुत की हैं। हम कहते हैं पहला, विज्ञान आनुभविक है, अर्थात विज्ञान विभिन्न प्रकार के अवलोकनों के ऊपर आधारित है। अनुसंधानकर्ता प्रघटना के संबंध में जानकारी को जब अपने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है तो वह आनुभविक है। सत्यापन भी यहाँ पर संभव होता है। सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत भी यह आनुभविकता विद्यमान है, क्योंकि हमारे देश में जनजातियों, ग्रामीण समुदायों के संबंध में जो कुछ सामग्री उपलब्ध है वह इस आनुभविक विधि द्वारा अध्ययन करके ही एकत्र की गई है। आंद्रे बिताई हैं, मानवशास्त्री हैं, उन्होंने इसी आधार पर अध्ययन किया है। श्यामाचरण दुबे हैं, उन्होंने इस आधार के ऊपर अध्ययन किया है। क्योंकि सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और क्षेत्र में जाकर जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर आनुभविकता अवश्य काम में ली जाती है। दूसरी विशेषता हम देखते हैं, विज्ञान सैद्धांतिक है। सिद्धांत से तात्पर्य एक प्रकार की विशिष्ट निगमन पद्धति है, अर्थात हम सामान्य से विशिष्ट की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। सामान्यतः हम यहाँ पर कार्य कारण संबंधों का खोजने का कार्य करते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत भी हम जब अध्ययन करते हैं तो कार्य कारण संबंधों को ढूंढने का कार्य करते हैं और वर्तमान समय में इसी कारण एक नई शाखा सैद्धांतिक मानवशास्त्र वह विकसित हो रही है। सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत देखा जाए तो परिवार, विवाह, धर्म, जादू आदि के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत और इनका विकास कैसे हुआ उसके सिद्धांत मौजूद हैं। तीसरी विशेषता हम कहते हैं विज्ञान संचयी है। संचय से मतलब एकीकरण, जुड़ाव होना, पुरानी चीज़ों को भी साथ में लेकर के चलना, अर्थात विज्ञान संचयी है। एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत पर आधारित हो सकता है। पुराने सिद्धांतों से नवीन सिद्धांतों की उत्पत्ति हो सकती है। प्रचलित सिद्धांतों में सुधार किया जा सकता है, उसका विस्तार किया जा सकता है। तो हम कहते हैं कि यह संचय प्रवृत्ति इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो हम कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र के पास भी अपने संचयी सिद्धांत प्रस्तुत हैं। प्राचीन मानवशास्त्री दार्शनिक और इतिहासकार थे, वैज्ञानिक कम थे। वर्तमान समय में मानवशास्त्री मानवीय संस्थागत व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले वे संस्कृति व संस्थाओं का अध्ययन करते थे।
और उसको उद्विकास की पद्धति के माध्यम से जानने का प्रयास करते थे। तो हम कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र भी संचयी है, अपने सिद्धांतों को वह एकत्रित करके रखता है। लास्ट हम कह रहे हैं विज्ञान नैतिक शून्य है या विज्ञान मूल्य मुक्त है। मूल्य क्या है? जो हमें अच्छे और बुरे के बारे में बताते हैं। तो विज्ञान का काम यह नहीं है कि वह बताए कि यह अच्छा है या बुरा है। विज्ञान तो केवल यह बताता है कि क्या है, कैसे है, क्यों है, कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा विज्ञान नहीं करता है, क्योंकि वह घटनाओं या तथ्यों को जैसे मौजूद हैं, जिस स्वरूप में मौजूद हैं, उसी का अध्ययन करता है। तो सामाजिक मानवशास्त्र भी हम कहते हैं नैतिक शून्य है। वह भी मानव समूह का अध्ययन करता है, उसके विचारों को जानने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी उसमें अपना पक्षपात वहाँ पर प्रस्तुत नहीं करता है। इसलिए हम कहते हैं कि विज्ञान नैतिक शून्य है। अब हम देखें कि सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है। जैसा कि हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में हम समाजों का अध्ययन करते हैं, सामाजिक मानवशास्त्र में भी हम अध्ययन समाज का करते हैं, लेकिन यह समाज जो है मुख्य रूप से आदिम समाज है, उसका अध्ययन हम करते हैं। लेकिन जब तुलनात्मक अध्ययन करना होता है तो हम आदिम समाज के साथ में आधुनिक समाज का भी अध्ययन करते हैं और उनकी तुलना वहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। दूसरी बात कह रहे हैं सामाजिक मानवशास्त्र संस्थागत सामाजिक व्यवहारों, संबंधों और संस्थाओं का विज्ञान है। अर्थात सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत हम देखें तो संस्थाएं जितनी भी हैं, उन संस्थाओं का व्यवहारिक रूप में क्या उपयोग है, आपस में कैसे ये संस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनका हम वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं हम संपूर्ण भूमंडल क्षेत्र पर जितने भी प्रकार के समाज हैं, उन सभी समाजों का अध्ययन करने का कार्य आदिम समाज करता है। नेक्स्ट हम कहते हैं सामाजिक मानवशास्त्र समाज का अध्ययन है, न कि संस्कृति का। केवल हम संस्कृति का अध्ययन नहीं कर रहे इसके अंतर्गत हम संपूर्ण सामाजिक जीवन जो है उस जीवन का अध्ययन करते हैं, और संस्कृति उस सामाजिक जीवन का एक छोटा सा ही हिस्सा है। तो हम संपूर्ण समाज का अध्ययन करते हैं, न कि संस्कृति का। उसके बाद हम कह रहे हैं कि सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन में यथार्थों को जानने का कार्य, अर्थात सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक संस्थाएं किस रूप में हैं और वे किस रूप में कार्य करती हैं, उसको जानने का कार्य मुख्यतः करता है। हम कह रहे हैं कि यह आदिम समाज का अध्ययन मुख्य रूप से करता है। भारत में हम देखें तो सामाजिक मानवशास्त्र का जो विकास है उसमें नृजाति अध्ययन की बाहुल्य रही है। बहुत सारे मानवशास्त्री हैं, उन्होंने शुरुआत में ही परिवार, नातेदारी, धर्म और जादू के बारे में अध्ययन किया और सामाजिक मानवशास्त्र की जो अवधारणा थी, उसकी संस्कृति संबंधी जो अवधारणा है, उसको सशक्त बनाने का कार्य उन्होंने किया। भारत में भी आदिम समाजों का अध्ययन करने के लिए समय समय पर विदेशी और देशी मानवशास्त्री आए और उन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हम आदिम समाज का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि ये आदिम है कौन जिनका हम अध्ययन करते हैं। तो सामान्य रूप में हम कहते हैं आदिम समाज वह है जो सभ्यता के प्रकाश से दूर है, अर्थात जहाँ पर अभी तक सभ्यता विकसित नहीं हुई है, उसको हम आदिम समाज कहते हैं। परिभाषा इवांस रिचार्ड की हम देखें तो उन्होंने बहुत विस्तृत परिभाषा देकर इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आदिम समाज वह है जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्क की परिधि की दृष्टि से छोटे पैमाने के हैं और जो अधिक प्रगतिशील समाजों की तुलना में सरल, औद्योगिक
तथा आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, जहां सामाजिक कार्यों का विशेषीकरण कम पाया जाता है। अर्थात हम देखें तो स्पष्ट कह रहे हैं, जनसंख्या कम होगी, क्षेत्र कम होगा, सामाजिक संपर्क जो आपस में लोगों का है वह उस संपर्क की परिदृष्टि से छोटे होंगे। अर्थात अपने ही समूह के साथ में या अपने आसपास का जो समूह उसके साथ में ही वह संपर्क वहाँ पर देखा जा सकता है। प्रगतिशील नहीं है, औद्योगिकरण की दृष्टि से पिछड़े हुए देखे जाएंगे। आर्थिक क्षेत्र जो है या आर्थिक गतिविधियाँ जो हैं वहाँ पर वह पिछड़ी हुई देखी जाएगी। और विशेषीकरण की तो बात वहाँ पर करना ही असंभव है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वह हर कार्य को करने में वहाँ पर योग्य, हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है, लेकिन विशेषीकरण वहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसा जो समाज है उसको हम आदिम समाज कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें आदिम समाज की विशेषताएं। पहला, लघु आकार या छोटा आकार। अर्थात आदिम समाज का जो आकार है वह छोटा है, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटा है। 100-150 लोगों का एक समूह जो है वह आदिम समाज के अंतर्गत हम देखते हैं, तो हम कहते हैं आकार बहुत अधिक छोटा है। दूसरी बात, सीमित तकनीकी ज्ञान। जो तकनीकी ज्ञान है वो कोई विशेषीकरण या विशेषीकृत व्यवस्था के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत सीमित तकनीकी ज्ञान है। उनको जितनी मिनिमम आवश्यकता है जीवन के लिए, कार्य को संपन्न करने के, उसका ज्ञान उनको मालूम है, उससे आगे का तकनीकी व्यवस्था का ज्ञान उन तक नहीं पहुंचा है। सरल अर्थव्यवस्था। जो अर्थव्यवस्था है वहाँ की वह भी बहुत अधिक सरल अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं। जो लेन देन की व्यवस्था है वह वस्तु विनिमय के साथ में जुड़ी हुई थी। मुद्रा प्रचलन की व्यवस्था वहाँ पर नहीं देखने को मिलती थी। लेखन और कला का अभाव, लिपि का उनको ज्ञान नहीं था, तो लेखन जो है वह वहाँ पर पूर्णतः अभाव है। लेकिन संस्कृति रूप से वे समृद्ध हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपनी संस्कृति का हस्तांतरण वह करते हुए रहते हैं। जो कार्य वह कर रहे हैं उस कार्य में वह निपुण हैं, लेकिन कलात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत अधिक वह विकसित नहीं है। जो संगठन है इसका वह गोत्र या वंश के आधार के ऊपर या नातेदारी व्यवस्था के साथ में जुड़ा हुआ हम देखते हैं। नेक्स्ट विशेषता देखें तो हम कहते हैं कि यह भौगोलिक दृष्टि से पृथक हुए हैं। यह जो सभ्य समाज है या विकसित समाज है या राष्ट्र की मुख्य धारा जो है उसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। इनकी अपनी एक अलग भाषा है। हम सामान्य रूप में इनकी भाषा को नहीं समझ सकते जब तक कि हम एक लंबा समय इनके साथ में व्यतीत ना करें, तो हमें इनकी भाषा समझ में नहीं आती है। तो इनकी अपनी एक अलग भाषा है जिसके माध्यम से यह एक दूसरे से संपर्क करते हैं। नेक्स्ट, आत्मवादी धर्म। जो धर्म है वह प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ है और उस प्राकृतिक जो धर्म है उसके अंतर्गत विश्वास है। जादू टोने में विश्वास है, टोटम जो है उसके अंतर्गत विश्वास इनका अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें, सामाजिक मानवशास्त्र आदिम समाज का ही अध्ययन क्यों करता है। सबसे पहली बात हम इसमें कह रहे हैं, आदिम समाज के अध्ययन से विकसित जटिल समाज को समझने में सरलता है। जब हम सरल चीज़ को समझना प्रारंभ करते हैं, बेसिक से समझना प्रारंभ करते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स या जटिल चीज़ों को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो आदिम समाज जो है वह बहुत सरल प्रकार का समाज है। सरलता की चीज़ों को हम समझ लेंगे तो फिर हम उस जटिल चीज़ों को भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ क्या है वह हमारे को पता पड़ने लगती है। तो उस बेसिक के आधार के ऊपर जटिल चीज़ों को हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, आदिम समाज के अंतर्निहित मूल्यों को जानने की आवश्यकता थी, इसलिए हमने इनका अध्ययन करना प्रारंभ किया। अंतर्निहित मूल्य अर्थात वे कौन से प्रारंभिक मूल्य थे जिसके कारण ये आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े तो और इनका विकास संभव हुआ। इन मूल्यों को हम तभी जान सकते हैं
जब हम आदिम समाज का अध्ययन करें। हम आज सभ्य समाज तक पहुँचे हैं, लेकिन सभ्य समाज तक हम आदिम समाजों से विकसित होकर के ही पहुँचे हैं, और विकास के लिए वह कौन से अंतर्निहित मूल्य थे जो वहाँ पर हमें पाए जाए, जिसके कारण हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उसका अध्ययन करना आवश्यक है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, उस चीज़ को जानने की इच्छा हमारी हमेशा होती है। तो अज्ञात के प्रति ये समूह ऐसे हैं जिनके बारे में हमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी नहीं हैं, तो इनके बारे में जानने की जो इच्छा है, उस कारण हम इनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, समाज की उत्पत्ति और उसके विकास को समझना चाहते हैं कि समाज का जो उदय है वह किस रूप में हुआ, कब हुआ, किन कारणों से हुआ, और आज तक वह कैसे विकसित होकर के आया है, उसको जानना चाहते हैं। तो हमें आदिम समाज का अध्ययन करना ही आवश्यक होगा, उसकी संस्थाओं का, उसकी संस्कृति का अध्ययन करना ही आवश्यक होगा। नेक्स्ट, आदिम समाज में आ रहे परिवर्तनों को जानना। आदिम समाज वर्तमान में देखें तो तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे हैं। सामाजिक मानवशास्त्री चाहते हैं कि इनमें सारे परिवर्तित हो जाए, उससे पहले इनका अध्ययन किया जाए, और परिवर्तन के क्या कारण हैं और उन परिवर्तन से इन समाजों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका भी वह अध्ययन करना चाहते हैं। नेक्स्ट, आदिम समाज जो है वह बहुत छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से। तो लोग जो आपस में रह रहे हैं वो एक समरूपता के साथ में, अर्थात उनकी जितनी भी मूल्य हैं, संस्कृति है, वह बहुत समरूप लिए हुए है, एक जैसी है। तो जब एक जैसी समरूपता के साथ में वह जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर अध्ययन पद्धति विकसित करना आसान होती है। सरल समाज है तो विकसित करना आसान होती है, और सरल समाज के लिए जब अध्ययन पद्धति या समरूप समाज के लिए अध्ययन पद्धति विकसित कर ली जाती है, तो फिर उसे जटिल समाजों के ऊपर भी आसानी से लागू किया जा सकता है। लास्ट, शोषित या पद दलितों का अध्ययन करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि समाज में यह जो वर्ग रहा, यह बहुत शोषित और पिछड़ा हुआ रहा। तो इस शोषित वर्ग का अध्ययन करना हम चाहते हैं कि क्या कारण है, इनकी सोच अब कैसी है, किस आधार पर यह उस समय कैसा महसूस इनको होता है, उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। अन्य अध्ययन क्षेत्र देखें, दूसरे क्षेत्रों में भी हम अध्ययन करते हैं। मुख्य अध्ययन क्षेत्र आदिम समाज है, लेकिन अन्य भी क्षेत्र हैं जहाँ पर यह एक विषय के रूप में विकसित होने के बाद अध्ययन क्षेत्र अपना बढ़ा रहा है। तो वो कौन सा अध्ययन क्षेत्र है? तो उसमें हम सबसे पहले कहते हैं ग्रामीण समुदाय का अध्ययन। पिछले कुछ सालों में ही यह अध्ययन प्रारंभ किए हैं। इस क्षेत्र के अध्ययन के लिए जो विधि काम में ली जाती है, वह प्रकार्यात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार्यात्मक विधि का प्रयोग आदिम समाज के अध्ययन के लिए पहले से ही किया जा रहा था। मानवशास्त्री गांव को अपने आप में एक छोटी दुनिया के रूप में मानते हैं, जो अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप ही कर लेते हैं। इस सूक्ष्म अंश में हम देखें तो समुदाय की जो आंतरिक संरचना है, वे इसका अध्ययन करते थे, क्योंकि वे गांव को पृथक या विस्तृत समाज से अलग करके देखते थे। रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, लूसी मेयर, बेली, ये ऐसे विदेशी मानवशास्त्री हैं जिन्होंने गांवों का अध्ययन किया। भारतीय मानवशास्त्रियों की हम बात करें तो उन्होंने श्यामाचरण दुबे, गुरिये, आंद्रे बिताई, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई हैं, जिन्होंने कि ग्रामीण समाजों का अध्ययन या ग्रामीण समुदायों का अध्ययन किया है। रॉबर्ट रेडफील्ड जो हैं, उनको हम ग्रामीण समुदाय के अध्ययन के लिए शुरुआती मानवशास्त्री मान सकते हैं। उन्होंने ही मानवशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन प्रारंभ किया। अपने अध्ययन में उन्होंने मैक्सिको के गांव टेपोजलान का अध्ययन किया और वहाँ पर अपने अध्ययन में
लोक संस्कृति और कृषक संस्कृति की अवधारणा को विकसित किया। भारतीय मानवशास्त्रियों ने भी जब अध्ययन किए ग्रामीण समुदाय के, तो नवीन अवधारणाओं को विकसित किया। उस नवीन अवधारणाओं में हम कहते हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा है, पाश्चात्यकरण की अवधारणा है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा है, क्षेत्रीयकरण की अवधारणा है, सार्वभौमिकरण की अवधारणा है। ये इन्हीं क्षेत्रों के अध्ययन से धीरे धीरे विकसित हुई हैं। उसके बाद आगे देखें तो नगरीय और औद्योगिक जो समाज है उसका अध्ययन भी आजकल सामाजिक मानवशास्त्री कर रहे हैं। इसका अध्ययन करने का कारण है कि इस समाज व्यवस्था के अंतर्गत उद्योगों में पाए जाने वाले औपचारिक और अनौपचारिक जो संबंध है उन संबंधों का अध्ययन करना, कामगारों या मजदूर जो हैं उनकी समस्याओं का अध्ययन करना कि क्या कारण है और इनकी समस्याओं के निराकरण के प्रयास कैसे किए जा सकते हैं, उसका अध्ययन वो प्रस्तुत करते हैं। प्रमुख अध्ययनकर्ताओं में एल्टन मेयो, पाउडर मेकर, हॉर्डिंग, मजूमदार, बोस और सेठ हैं, जिन्होंने कि नगरीय या औद्योगिक समाजों का अध्ययन किया है। लास्ट, राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन। इसमें सामाजिक मानवशास्त्री किसी एक ही संस्कृति को अपनाने वाली जनसंख्या की अभिवृत्तियों का सामान्यीकरण करते हैं। राष्ट्रीय चरित्र हेतु महान व्यक्तियों को लिया जाता है और यह प्रयास किया जाता है कि इन व्यक्तियों में व्यक्तित्व, प्रजाति व पर्यावरण को लेकर कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं। अध्ययन के लिए मुख्य रूप से दो उपागम का प्रयोग किया जाता है। पहला, जीवन वृत्त, जिसमें व्यक्ति के विकास में सामाजिक संरचनाओं का प्रभाव क्या पड़ता है उसका अध्ययन करते हैं। और दूसरा, जीवन कथा, जिसमें एक व्यक्ति समाज के दबाव को किस प्रकार अपने व्यक्तित्व में उभारता है, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन को लेकर सामाजिक मानवशास्त्री की बहुत बड़ी आलोचना भी होती है कि इसमें अध्ययन विधि सशक्त नहीं है। इस प्रकार के अध्ययन व्यवहार के विभिन्न प्रकारों के उद्गम का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। यह संपूर्ण राष्ट्र के सामान्य मूल्यों का सही ब्यौरा देने में सक्षम नहीं है। फिर भी हम देखें तो वर्तमान में सामाजिक मानवशास्त्र की विषय सामग्री जो है या अध्ययन क्षेत्र जो है वह बहुत अधिक विविधता लिए हुए है। और इस विविधता के होते हुए भी सामाजिक मानवशास्त्री संस्कृति, व्यक्तित्व व समाज को अपने अध्ययन की केंद्रीय धुरी मान करके कार्य करता है। तो पहले भाग में हमने देखा सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, उसके उद्देश्य, और दूसरे में हम देख रहे हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति क्या है और इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। ये पूरा एक टॉपिक आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। कोई भी समस्या हो संपर्क कर सकते हैं मुझसे। धन्यवाद।